हेलो एवरीवन। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत इलेबोरेट और बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो इसको हम एमसीक्यूज टाइप में करेंगे, जिससे हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और एग्जाम के रेलिवेंट चीजें ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पास करे वो सब हमने कवर करे थे, इंक्लूडिंग हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी, और इससे लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक जितने भी एक्ट्स थे वो सब हमने कवर करे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उस वीडियो को कवर कर लीजिए, जिससे ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के ओवरव्यू से शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये पूरी रिवोल्ट हुई, कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन इसमें मेन लीडर्स थे और क्या इसका आउटकम निकला। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी ना, वो इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी आर्म्ड रिबेलियन थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन था कि ब्रिटिशर्स का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था इंडिया के पेजेंट्स से, है ना। वो टैक्स बढ़ाते जा रहे थे बार बार, और उतनी फैसिलिटीज पेजेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो पेजेंट्स और जमींदार दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद सेकंड रीजन कह सकते हैं रिलीजियस रीजन था, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आते थे, अपनी अपने क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे। तो इंडिया के लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये वाला भी एक रीजन था। और तीसरा जो मेजर रीजन था वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, इट बिगेन ऑन मार्च 10 1857 इन मेरठ। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये रिवोल्ट, ट्रिगर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल कार्टेज, रूमर टू बी ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट। अब ये पूरी स्टोरी ये थी कि ये जो नई राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था आर्मी में, इनफील्ड राइफल्स करके, ठीक है। और उस टाइम की जो आर्मी थी उसमें इंडियंस को ही रिक्रूट किया जाता था, उसमें हर रिलीजन के लोग थे, इंक्लूडिंग हिंदूज मुस्लिम्स सब लोग। लेकिन एक र्यूमर फैल गया कि ये जो राइफल की कार्टेज होती है इसको इनको अपने मुंह से खोलना होता था। तो वो जो कार्टेज के ऊपर ग्रीस है ना, ऐसा बोला गया कि उस ग्रीस को काऊ और पिग के फैट से बनाया जाता है। तो लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि काऊ और पिग का फैट रिलीजन वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा वायलेटिव था उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम या कोई भी और रिलीजन, जितने भी रिलीजन के सोल्जर्स थे आर्मी में, उन सब ने इस चीज के अगेंस्ट रिवोल्ट करी कि आप ऐसे हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इससे पहले कि ये चीज क्लियर होती और ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स आता या कुछ होता, उससे पहले ये रिवोल्ट जल्दी जल्दी फैल गई पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इन सब जगहों में। पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो रिवोल्ट थी ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड थी। ठीक है, इसमें लीडर्स कौन कौन थे मेन? बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली सल्तनत यानी मुगल सल्तनत के लीडर थे। रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, ये झांसी की रानी थी। नाना साहेब, तांतिया तोपे एंड बेगम हजरत महल। ठीक है, द रिबिलियन वॉज फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री ग्रीवेंसेस। ये मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल रीजंस भी थे, इकोनॉमिक रीजन तो था ही। लोग जो है इंडिया के पुअर होते जा रहे थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खराब कर दिया गया, और जितने भी इंडिया में स्किल्स थे, मतलब सुंदर सुंदर चीजें आर्टिसंस होते थे, उनके काम को भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बंद करवा दिया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। उसके बाद सोशल क्राइसिस और मिलिट्री क्राइसिस, इन सब रीजंस की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई। But due to lack of coordination, limited resources, and superior British military strength, the revolt was crushed by 1858. तो अब आप इसका रिजल्ट फाइनली ये निकला
कि एक तो ये अलग-अलग जगहों पे जो रिवोल्ट हो रही थी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इंडिया के कोई इस कोने में, कोई इस कोने में, अलग-अलग कोने में सब लोग रिवोल्ट कर रहे थे। उन सब के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। दूसरी चीज़ थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे। ऑब्वियसली जितने रिसोर्सेज़ ब्रिटिशर्स के पास थे, जितने वेपन्स ब्रिटिशर्स के पास थे, उतने इंडिया में जो लोकल लीडर्स थे, उनके पास नहीं थे। ठीक है? तो इन सब रीजंस की वजह से ब्रिटिश ने क्या करा कि इस पूरे रेबिलियन को बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से सप्रेस कर दिया। लेकिन रिजल्ट इसका ये निकला कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो उस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, सारी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन में। इसका मतलब ये निकलता है कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ना इंडिया में, अब ये रूल नहीं करेगी। अब सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटिश की क्वीन है उनके नाम से इंडिया में रूल होगा। ठीक है? तो ये पूरा ओवरव्यू हमने देख लिया है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये सब क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्या इसका रिजल्ट निकला। तो चलिए अब हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अब आप लोग मेरे साथ-साथ इसका रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप टाइप करते जाइए, पहले आप क्वेश्चन सुनिए, फिर आप पॉज़ करके कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और उसके बाद अपना आंसर जो है मैच करिए कि क्या आपने सही आंसर दिया है। ठीक है? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस? हाँ जी, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा, मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये रिवोल्ट। ठीक है? Who was declared Emperor of India during revolt of 1857? इसका आंसर है बहादुर शाह टू। ये दिल्ली के राजा थे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद काफी हद तक इंडिया के सारे रूलर्स को अपने सबॉर्डिनेट कर लिया था। तो ये जो रिवोल्ट थी 1857, ये वाला टाइम आते आते जो दिल्ली सल्तनत यानी मुगल्स के जो रूलर होते थे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी। सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं इसको, और ये रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है? आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर टाइप कीजिए, उसके बाद मैच करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? तो इसका आंसर हमारे पास है बहादुर शाह टू। ठीक है? जो बहादुर शाह टू हैं, ये मुगल रूलर थे उस टाइम पे। ठीक है? और जैसा हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने 1857 के टाइम तक पूरी तरीके से इंडिया में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था, और ये जो मुगल हमारे एम्परर हैं, ये खाली ब्रिटिशर्स के एक पेंशनर थे। ठीक है? ब्रिटिशर्स जो है इनको पेंशन दिया करते थे और इनको बोलते थे कि ठीक है, आप यहाँ के दिल्ली के रूलर हैं और आपकी अथॉरिटी यहाँ चलेगी, जबकि रियल अथॉरिटी ब्रिटिश के पास ही होती थी। अब ब्रिटिशर्स ये क्यों करते थे? इनका रीज़न ये था कि एकदम से अगर कोई एक फॉरेन अथॉरिटी आके दिल्ली को बोलेगी कि हम रूलर हैं, तो लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एकदम से ये लोग कहाँ से आ गए। ठीक है? तो जो इंडियन रूलर्स थे ना, वो उनको एक ऐसे एक नॉमिनल हेड की तरह रहने देते थे कि नाम के लिए यही राजा हैं। ठीक है? जिससे कि लोगों के मन में एक वो बना रहे, एक भरोसा कि ठीक है, ओनली इंडियंस आर रूलिंग अस। ये मैं आपको थोड़ी-सी नॉलेज दे रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए अपनी कंट्री के बारे में। ओके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज़ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर है हमारा लॉर्ड कैनिंग। ओके? ये लॉर्ड डलहौजी, आपको याद है हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, इन्होंने क्या स्टार्ट करी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लखनऊ में रिवोल्ट किसने हेड करी थी? तो बेगम हजरत महल ने। ओके, ये आपको याद रखना है। विच प्रिंसली स्टेट एक्टिवली सपोर्टेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, आगे हम अपने लेक्चर में, इसी लेक्चर में मैं आपको आगे एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू सब्सिडियरी अलायंस का दूंगी कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होती थी। ठीक है, जब आपको वो पता लगेगा तो आपको समझ आएगा कि ये जो हैदराबाद है ना, इसने सबसे पहले इंडिया में सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया था। यहाँ हैदराबाद के जो नवाब होते थे, उन्होंने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस साइन करी ब्रिटिशर्स के साथ, जिससे कि ये पूरे हैदराबाद पे ब्रिटिशर्स का ही एक तरीके से कंट्रोल रहने लग गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट के टाइम पे हैदराबाद से हेल्प मांगी और हैदराबाद ने एक्टिवली ब्रिटिश को सपोर्ट किया, ना कि इंडिया को। ठीक है, ये मैप मैंने आपके लिए थोड़ा सा लगाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए याद करना थोड़ा इजी बना देगा कि मेरठ में कौन रिवोल्ट कर रहा था। तो इंडियन सिपॉइज मेरठ में, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में पेशवा नाना साहेब, हमने पढ़ा था ना मराठा किंगडम, वहां से पेशवा नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, बैरकपुर में मंगल पांडे। ये मंगल पांडे आप नाम याद रखिए, इस रिवोल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम ही इनका है, मंगल पांडे जी का। इनको हैंग कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, फांसी की सजा दे दी थी। ये बहुत करेजियस थे, और एक तरीके से कहिए तो इंडिया के सबसे जो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से एक हैं मंगल पांडे जी। ये आर्मी में थे, सोल्जर थे ये। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करा तो ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी की सजा सुना दी थी। ओके, which famous slogan is associated with revolt of 1857? वेरी इजी, मैंने आपको बताया था अभी, दिल्ली चलो। ठीक है, ये वाला स्लोगन था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड विच एक्ट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हुआ था। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश की पूरी अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ओह ये तो रिपीट हो गया, हु वॉज ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग। चलिए आपका एक तरीके से रिवीजन ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इसमें हमसे इमीडिएट कॉज पूछा है। ठीक है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, ये भी एक रीजन था। हेवी टैक्सेशन, ये भी एक रीजन था। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे रीजंस थे कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। बट इन्होंने हमसे इमीडिएट पूछा है कि मतलब ये जो रिवोल्ट है ना, ये ट्रिगर, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। तो इसका आंसर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। हमने पढ़ा था ना, इन्होंने इनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस करा था, ग्रीस करते थे पिग और काउ फैट से, जिसकी वजह से एक तरीके से रिजेंटमेंट फैल गई थी सोल्जर्स में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये इमीडिएट कॉज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ विच कमांडर? भक्त खान, तांतिया तोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? तो इसका आंसर है तांतिया तोपे। ये जो थे ये नाना साहेब के कोर्ट में होते थे, पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी की हेल्प करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकैप्चर ऑफ दिल्ली? तो जब ये सिपॉय म्यूटिनी के चलते दिल्ली जो है कैप्चर कर लिया था लोगों ने, मतलब सिपॉयज ने, तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको रिकैप्चर करके वापस ब्रिटिशर्स को सौंपा? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन निकोलसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफी यूज हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के इस टाइम पीरियड में। ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अ पॉलिसी स्टेटिंग दैट इफ अ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर, हिज किंगडम वुड बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सिंपली इसका मीनिंग है कि किसी भी प्रिंसली स्टेट के किंग की डेथ अगर उनकी नेचुरल संतान, यानी कि उनके खुद का जो सन या डॉटर होगा उसके बिना हो जाती है, ठीक है, तो उनका जो भी एम्पायर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेगी। तो यानी कि वो सन और डॉटर या कोई भी अपना चाइल्ड जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अडॉप्टेड जो भी उनका चाइल्ड होगा उसको उनकी प्रिंसली स्टेट नहीं मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक बार हम देखेंगे कि कौन-कौन सी जगहों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते एनेक्स किया गया था। इसमें आ जाएगा सतारा, झांसी, नागपुर एंड अवध। ठीक है, ये नेम्स एक बार आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अबॉलिश कब किया गया? बाय ब्रिटिश क्राउन आफ्टर 1857। तो जब ये 1857 की रिवोल्ट हुई, ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि ये बहुत ज्यादा गलत चीज है। ठीक है, इसकी वजह से लोगों में रिजेंटमेंट फैल रही है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, तब ब्रिटिश क्राउन ने इसको अबॉलिश कर दी थी ये पॉलिसी। ऐसी सी एक पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, ये ब्रिटिश जो भी पॉलिसी बनाते थे इन सबका एक ही पर्पस होता था कि कैसे वो अपना पूरा एम्पायर जो है इंडिया में एक्सपैंड करें और जो किंग्स हैं उनकी पावर को खत्म कर दें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाद में आई थी, सब्सिडियरी अलायंस पहले आई थी। ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करी थी 1798 में। ठीक है, a diplomatic and military strategy forcing Indian states to accept British troops in their territory, pay for maintenance of these troops। यानी पहले तो जो ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स हैं वो टेरिटरी में रहेंगे, किसकी? इंडियन स्टेट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ये किंग का टेरिटरी है, ठीक है, किसी भी। अब इसके अंदर एक तो ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स रहेंगे और उनकी जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा भी वो किंग ही देगा। यानी कि इस किंग ए की टेरिटरी में एक तो ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स भी रह रहे हैं और ये किंग ए इन ट्रूप्स को खर्चा भी दे रहा है। ठीक है, नॉट फॉर्म ऑफ अलायंसेस विद अदर फॉरेन पावर्स, यानी कि कोई भी दूसरी फॉरेन पावर्स हैं, यानी जैसे फ्रेंच होते थे, डच होते थे इंडिया में, उन सब के साथ अगर आप अलायंस बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी सब्सिडियरी अलायंस के चलते आप किसी भी फॉरेन पावर के साथ ब्रिटिशर्स के अलावा अलायंस नहीं बना सकते। अगला, अलाउ अ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिशियल इन देयर कोर्ट, यानी ये जो किंग ए है इसके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा, इसकी टेरिटरी पे ब्रिटिश ट्रूप्स भी रहेंगे और कोर्ट के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं ये इंडिया की जो स्टेट्स थी उनके पर्सनल मैटर के अंदर भी घुस रहे थे, है ना। अब इससे कौन कौन से स्टेट अफेक्ट हुए? हैदराबाद, इस नेम को हमें याद रखना है क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस सबसे पहले हैदराबाद ने ही साइन करी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैसूर, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद अवध एंड देन मराठास। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वीकेंड द इंडियन रूलर्स बाय मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश। सेकेंड हो गया एक्सपैंडेड ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन। अब यहाँ ये इस पूरी स्टेट को डायरेक्टली एनेक्स भी नहीं कर रहे, लेकिन एक तरीके से कंट्रोल तो रफली ब्रिटिशर्स का ही है ना। नेक्स्ट है contributed to growing discontent eventually leading to uprisings। ये discontent पैदा हुआ लोगों के मनों में जिससे आगे जाके uprisings शुरू हुई। ठीक है, तो ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ ली है, सब्सिडियरी अलायंस पढ़ ली है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग was not annexed by British using doctrine of lapse? ठीक है, सबसे पहले सतारा, झांसी, मैसूर या नागपुर। अब हमने अभी अभी पढ़ा है सतारा, झांसी और नागपुर ये तीनों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ही ब्रिटिश ने एनेक्स करे थे, लेकिन जो मैसूर है इससे सब्सिडियरी अलायंस साइन हुई थी। पहले तो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए थे जिसमें 4 वॉर्स थे, आपको करवाए गए हैं, आप इनको रिवाइज करिएगा। और उसके बाद लास्ट में सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर का सबसे ज्यादा रोल रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में? तो इसका आंसर है सर ह्यूग रोज। तो चलिए, यहाँ पे इस टॉपिक से रेलेवेंट आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में इससे एक क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए।